विषय बड़ा गूढ़ है। अब मान लीजिए कोई और पार्टियां होती, कोई और चेहरे होते, तो हिंदी बेल्ट में पता नहीं कितनी चर्चा हो रही थी। वैसे भी छाया हुआ पश्चिम बंगाल है, लेकिन तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय ने एक तरह से एक इतिहास रच दिया है। पूरा सत्ता के समीकरण को पलट कर रख दिया है। निश्चित तौर पर उनकी भी चर्चा उतनी ही हो रही है जितनी बंगाल में टीएमसी की हार, बीजेपी की जीत की, या असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की जो वापसी हुई है उसकी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर राजनीति का एक नया आगाज। थोड़ा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, इसको समझाता हूँ। बहुत ही शानदार पैनल मेरे साथ मौजूद है जो कि इस जगह को आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से रखेंगे। विनीता हरिहरन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। विनीता जी से हम बातचीत करेंगे। कुशाग्र सक्सेना जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ सुमित पीर जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इन मेहमानों से हम बातचीत करेंगे और कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। लेकिन विनीता जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, भारतीय जनता पार्टी से, जिसका अभी तमिलनाडु से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपसे पहले सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सुपरस्टार विजय ने जिस तरह से आपसे दूरियां बनाई, या जिस तरीके से वो अभी बीजेपी से बिल्कुल एक किनारे कि नहीं सब बात करो, बीजेपी बात ना करे, और दक्षिण में कहीं आप लोगों से बात करना अलोकप्रियता ना ले आए, यानी दक्षिण में आपकी धमक नहीं हुई, इसकी मैसेजिंग भी सुपरस्टार विजय कर रहे हैं। बहरहाल जो समीकरण वहां चल रहे हैं उस पर कुछ आप लोगों की नजर है? जी बिल्कुल। जो तमिलनाडु की जो वर्डिक्ट है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। दिग्ज्योति जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आपका भी स्वागत है जी। अपनी बात आप शुरू करें। जी जी। जो तमिलनाडु की जो वोटर्स ने वर्डिक्ट दिए हैं उनके मैंडेट को हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हम ऑपोजिशन पार्टी की तरह किसी टूल को ब्लेम नहीं करते। हम अपने डिफीट को विद ऑल ह्यूमिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। और जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, इट वाज ऑलवेज वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, और मोदी जी के वो नज़र में हमेशा रहेंगे। और तमिलनाडु में जो मतदाताओं की जो हम पॉपुलेशन को आउटरीच के जो मेजर्स थे, शायद हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। और जैसे हाउ डू वी पेनिट्रेट द यूथ, अर्बन वोटर्स को कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, यूथ को कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, यही सब हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक विजय की बात है, उनको कंग्रेचुलेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी, पूरे हृदय से कंग्रेचुलेट करते हैं। और उन्होंने एंटी डीएमके सेंटिमेंट थी वहाँ पर तमिलनाडु में, और जो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट है वही मैनिफेस्ट हुई है अभी विजय के उस वोट में। और उनके जो फैन क्लब की जो माइट है उसको कैपिटलाइज करते नहीं, मैं समझूंगा क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी थी तो आपके गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता था, लेकिन विजय को चुना जाना ये बहुत सारे मैसेज देता है। इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपसे समझूंगा। सुमित जी, आप मुझे बताएं कि क्या ये विजय का अग्निपथ है, या अभी तो थोड़ा कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं, बहुमत से एक विधायक ज्यादा है, दो विधायक वाली पार्टियां हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं सर? कई लोग बोलते हैं बैसाखी वाली सरकार भी है, कई लोग कहते हैं आने वाले समय में चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, बट आपकी एनालिसिस क्या है इस पर? सबसे पहले तो नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए आभार। देखिए, जो विजय की सरकार है, सबसे पहले आप ये बात मानिए, नेता और अभिनेता में बड़ा फर्क होता है सर। अभिनेता स्क्रीन पे नेता बनता और नेता अभिनेता नहीं बन सकता, क्योंकि नेतागिरी ना एक सीरियस बिजनेस है। जो विजय बाबू है, नेता तो ये, अभिनेता तो अच्छे थे, कई सारे पिक्चरों में सीएम वीएम बन गए, पर आप देखिए आज जब पहली बार ये गवर्नर साहब के पास मिलने गए सर, तो इन्होंने कांग्रेस के विधायक अपने साथ जोड़ के उनको एक चिट्ठी पकड़ाई जो एक टेक्निकल इशू बन गया था, जिसपे आज तीसरी इनकी मीटिंग हुई, और तीसरी मीटिंग में जाके कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे कि मेरे पास अर्थमेटिक्स है, मेरे पास नंबर है। वहां बातें ये भी चल रही थी, जब विजय ने धमकी भी दी थी कि भाई अगर डीएमके और एआईडीएमके मिल जाए, इसी विजय के साथ जो समीकरण है, इसी समीकरण के साथ वो भी सरकार बना सकते हैं। जबकि कांग्रेस ने मतलब डीएमके के साथ तलाक उनका हो गया है। आप देखें तो कनिमोझी की चिट्ठी आई है जिसे वो बता रही जी हमारा सीटिंग अरेंजमेंट अलग कर दीजिए पार्लियामेंट में, हमारे अब राजनीतिक समीकरण बदलने, हमारा साथ साथ बैठना ठीक नहीं है। पर आप जानते हैं सर, राजनीति है, कुछ भी हो सकता, कभी भी समीकरण बदल सकते हैं। विजय ने तब धमकी दी थी, भाई अगर ऐसा डीएमके और एआईडीएमके के साथ है तो मेरे 108 एमएलए, मेरे 108 विधायक रिजाइन कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आ जाएगी, आपको एक नया चुनाव करना पड़ेगा। मैं मानता हूं अगर आपके पास इतना बहुमत होने के बाद भी आप हिल गए, बहुमत आया कहां से साहब? बहुमत आया, मेहनत थी अन्नामलाई की, डीएमके की जड़ों को हिलाया अन्नामलाई ने, जगह बनाई अन्नामलाई ने,
और उस सेंटिमेंट को कैच किया मात्र 10 रैलियों और 8 स्पीचों से विजय ने। अगर आप सोचे कि विजय का बहुत बड़ा काम है, विजय ने बस वैक्यूम में आए, सही जगह पे बैठे, मैंडेट मिल गया, कहानी खत्म हो गई। पर ये जो पुराने चावल है, ये जो पुराने नेता तमिलनाडु के, ये बहुत उलट पलट खेल जानते हैं, बहुत खेल जानते हैं। और तमिलनाडु की राजनीति कभी भी नॉर्मल नहीं रहती। अगर विजय साहब सोचते हैं कि वो 5 साल तक एक स्थायी सरकार चला पाएंगे और बड़े तष्ट और मस्त रहेंगे, तो मेरा कहना सर कि ये एक आपका भ्रम हो सकता है, ये एक पिक्चर का सीन हो सकता है। पर जब आप राजनीतिक धरातल पे उतरेंगे तो ये पिक्चर के सीन नहीं है, या कट कैमरा एक्शन कुछ नहीं होगा, या रिटेक कुछ नहीं होगा। आप अभी आपने सुमित जी जो नेता और अभिनेता वाली बात से शुरुआत की, वो बाकी जगह तो समझ में आता है, बट इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड कमेंट, क्योंकि आप देखिए तमिलनाडु की पूरी सियासत अभिनेताओं के इर्द गिर्द है। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एमजीआर की राजनीति, जयललिता की राजनीति के वैक्यूम को भरते हुए विजय आए हैं। यानी जनता का मिजाज वही है, उन्हें पसंद यही है, और जब वो सक्सेसफुली इतना लंबा समय राज कर सकते हैं तो विजय क्यों नहीं? नहीं सर, इसमें एक पॉइंट है। देखिए पॉइंट ये है कि विजय साहब ने जो गलती की ना, पहले जो लेटर देने में गलती की सर, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सोच है, जो राजनीति में आपकी पकड़ है, जो राजनीतिक समीकरण आपको समझ आते हैं, वहां आप मार खा गए। क्योंकि एक्टर को ना सर एक चीज होता है कि रिटेक कर लो, फिर से सीन ले लेंगे। राजनीति में रिटेक नहीं होता। ये तीसरी बार आज गवर्नर के चक्कर क्यों काट रहे हैं? अभी गवर्नर साहब ने क्या इनके जो इन्होंने नया समीकरण दिया है, जो नया सपोर्ट फैक्टर दिया, क्या उसको माना है? आप बताइए, अगर कल कोई एआईडीएमके और डीएमके मिल जाए और वो भी ये समीकरण पेश कर दे, क्योंकि एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर ये जाते तो सत्ता बनाने का टाइम और अवसर इन्हीं को मिलता। पर इन्होंने कांग्रेस के विधायकों को मिला के लेटर दे दिया, जो कॉन्सेप्चुअली ये गलत स्टेप है, जो कॉन्सेप्चुअली गलत मूव, इनकी कहीं ना कहीं जो इनको राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है, ये उसको दर्शाता है। और देखिए राजनीति में गलतियां कहाँ माफ होती है सर? डीएमके और एआईडीएमके वाले बैठे हैं क्या? और वैक्यूम पे इन्होंने काम किया। अगर भाजपा एआईडीएमके के साथ टाई अप नहीं करती, अकेले जाती, मेरा मानना है कि भाजपा एक तीसरी शक्ति बनके अभी तमिलनाडु में उभरती। वहां कहीं ना कहीं भाजपा से चूक हुई है, वहां कहीं ना कहीं भाजपा से गलती हुई है, और जिसका फल विजय उठा रहे, फल ये खा रहे, किस्मत है उनके साथ। बंगाल और अन्य जगहों पर जब बात होती है तो कुशाग्र जी का नंबर जल्दी आ जाता है, सवाल बहुत सारे रहते हैं। तमिलनाडु में उनके लिए एक ये बड़ा अवसर है कि सरकार का हिस्सा तो है ही, जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसने कम से कम साहस तो दिया विजय को। कुशाग्र जी, ये बात सही है, मैं सुमित जी की इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि राजनीतिक सूझबूझ एक अलग चीज़ होती है, उसकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, लेकिन कांग्रेस के पास वो एक्सपीरियंस है, वो बड़े नेता हैं। विजय क्या इतना भाव देंगे आपके शीर्ष नेतृत्व को कि वो थोड़ा समझना सीखना चाहें या दखल आपका स्वीकार करें? प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपके सभी पैनलिस्ट और तमिलनाडु की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सेकुलर डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार अब तमिलनाडु को मिलने जा रही है, और भाजपा जैसी विभाजनकारी शक्तियों को तमिलनाडु ने फिर भी सिरे से निकाल दिया। एक बार फिर से अन्नामलाई जी की बात होती है, अन्नामलाई जी के समय भाजपा शून्य हुई, उन्हें टिकट तक नहीं दिए गया, बेचारे कोड़े मारते हुए नजर आए। खैर, वो पुरानी बातें, हम उसमें नहीं जाएंगे। 108 सीटों के साथ लगभग 1,70,00,000 से ज्यादा लोगों ने टीवीके को वोट दिया। टीवीके ने अपना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते गवर्नर के सामने एक पक्ष पेश करा, जो कि होता भी आया है। जब हमने कर्नाटका 2018 में देखा था, येदुरप्पा जी को 113 चाहिए थे बहुमत के लिए, उनके पास 104 या 105 लगभग थे, मगर उनको समर्थन दे दिया गया। गवर्नर ने कहा आप सरकार बनाइए। देवेंद्र फडणवीस जी को 145 का बहुमत हासिल नहीं था, उन्हें सरकार बनाने दी। गोवा में कांग्रेस पार्टी 2017 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, तब भी भाजपा को न्योता दे दिया गया। खैर, ये पुरानी बातें हो गई। और जब बात आती है टीवीके को लेके, तमिलनाडु को लेके कि एआईएडीएमके के थ्रू भाजपा कोई षड्यंत्र करने की साजिश में थी, वो कोई ऐसी ताकत चलाने की कोशिश में थी कि तमिलनाडु जो है दिल्ली से ऑपरेट हो, रिमोट कंट्रोल से चले। यूनियन गवर्नमेंट फिर से ये चाहती थी, भारत सरकार या ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सरकार की किसी तरह तमिलनाडु पे भी हम कब्जा करें, मगर ये विफल हुआ। टीवीके को पूरा समर्थन है, मेजॉरिटी मार्क है। हमने चलो ये भी मान लिया कि लीजिए, आप हमसे सपोर्ट भी ले लीजिए, पूरा मेजॉरिटी मार्क भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि भाजपा का जो प्रदर्शन तमिलनाडु में रहा है, वो एक तरीके से वो सिरे से नकार दिया गया है कि किसी भी तरीके से भाजपा की तमिलनाडु में कोई एंट्री नहीं हो सकती। सारे प्रयास कर लिए, एआईएडीएमके के थ्रू कर लिया, और हमारे भी कुछ साथियों को रिझाने की कोशिश इन्होंने कर ली, मगर सब कुछ विफल हो गया।
बात आती है देखिए लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने की। तमिलनाडु ने क्लियर मैसेज दिया है कि सेकुलर डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार ही तमिलनाडु चलाएगी। कांग्रेस पार्टी, हम मानते हैं, हम अलायंस में थे, हम भी चुनाव हारे हैं, हम ये नहीं कह रहे हम चुनाव जीत गए, मगर हमारा समर्थन तमिलनाडु के मैंडेट को, वर्डिक्ट को है। जो फैसला तमिलनाडु की जनता ने करा है, हमने उसका समर्थन करा है कि भाई तमिलनाडु की जनता ने विजय को चांस दिया है सरकार चलाने का एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी उसका पूरी तरीके से समर्थन करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से कम्युनल फोर्सेस को या फिर भाजपा जैसी विभाजनकारी पार्टियों को किसी भी तरीके से सरकार में आने से रोकना है। इस देश को, प्रदेश को, पर ये एजेंडा तो आपका अपने सहयोगी दलों के साथ भी था जो नाराज चल रहे हैं तमिलनाडु में। आपकी वहां की सियासत तो जम गई, पूरी केंद्र की सियासत को गड़बड़ा दिया आपने। केंद्र की हमारी कोई सियासत नहीं खराब हुई है प्रवीण जी। देखिए मैं मानता हूं कि कुछ नाराजगियां या कुछ ऊपर नीचे की तो ये तो अपॉर्चुनिस्ट होना हो गया। ये आप जो कह रहे हैं कि आपको वहां मौका मिला और आपने जो है मौका बिल्कुल ताड़ लिया और भूल गए आप अपने सहयोगी को। नहीं प्रवीण जी, देखिए ये तो नैरेटिव वाली बात है, परसेप्शन हो सकता है। हमारा परसेप्शन साफ है, आधिकारिक तौर पर सिर्फ कम्युनल फोर्सेस, डिवाइसिव फोर्सेस, भाजपा जैसी षड्यंत्रकारी डिक्टेटर गवर्नमेंट्स को रोकना प्रदेश में, देश की राजनीति में, हमें इनको बिल्कुल भाजपा को खदेड़ना है। वो हमारा इकलौता एजेंडा है। तमिलनाडु सेक्युलर और प्रोग्रेसिव स्टेट बने, जनता ने मैंडेट दिया है 108 सीटों के साथ, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवीके को वोट करा है, उसी मैंडेट को हमने अपना समर्थन दिया है। हमने कोई गठबंधन किसी से नहीं तोड़ा। हम आज भी इंडिया गठबंधन में सब कुछ इंटैक्ट, और आपको आने वाले समय में दिखेगा कि किस, ठीक है आप कुछ हद तक सही है। वे वैसे ही हो गया जैसे पश्चिम बंगाल में आप लड़ रहे थे उनके खिलाफ, लेकिन अभी आप लोग साथ में। लेकिन यहाँ पर सुमित जी कुछ कहना चाह रहे थे। सुमित जी आप अपनी बात बोले, फिर अगर दिग्ज्योति जी हमारे साथ जुड़ गए हो तो मैं उनको भी जी, प्रवीण जी, और सैयद जवाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। बोलिए कुशाल। देखिए स्टेट फैब्रिक अलग होता है। इंडिया गठबंधन कभी भी हमारा स्टेट इलेक्शंस के फॉर्मेशन पे नहीं था। हमारा बिल्कुल नेशनल आएंगे ना इस पे कुशाग्र जी, इसको डिटेल में समझेंगे। समय है समझेंगे। अरे ये इतनी जल्दी छोड़ने वाला विषय नहीं, इसको समझेंगे अभी। आप सुमित जी कुछ कहना चाह रहे थे। तिवारी जी देखिए, डॉक्टर साहब सीधी सी बात यह है कि अगर कांग्रेस यहाँ ये कह रही है, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भाई ये कह रहे हैं कि हम कॉन्सुलेशन प्राइज के लिए राजनीति में हैं, तब तो ठीक है, कॉन्सुलेशन प्राइज बहुत बढ़िया, आपको नंबर 1 प्राइज दिया जाता है जीतने के लिए। अगर आप 30-31 स्टेट बत्ते, अगर 22 जगह 32 में से भाजपा की सरकार है, अगर 78% देश का क्षेत्रफल भाजपा के अंडर है, क्या वो कम्युनल है? क्या सुमित जी आज भी भाजपा, देखिए नहीं, आज भी भाजपा कांग्रेस को नहीं पछाड़ पा रही है। अगर 5 स्टेट का देखिए सुमित जी, क्या लोग कम्युनल है? लोग हैं समझदार, तभी तो भाजपा जैसी बेवकूफ पार्टी को उन्होंने बाहर निकाला। नहीं, अरे आज भी लोग, कुशाग्र जी संयम रखिए। देखिए मेरे पैनल पर आपकी भाषा, आपके शब्दों का जिम्मेदार मैं होता हूं, मैं इसको एंटरटेन नहीं कर सकता। फोर्सेस की एंट्री बैन है, बिल्कुल वो ये चीज क्लियर कर दी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जो भाजपा सरेआम जेडीयू को खा गई और अपने घटक दलों को खाने के लिए हमें कांग्रेस के साथ नहीं रहना। आप बताइए, ये आपकी जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, आपके राहुल तो ओमान में, अरे किसी की बात तो समझ में आए। राहुल गांधी तो ओमान में, अरे एक मिनट कुशाग्र जी रुकिए ना। कुशाग्र जी आपको सुन रहे थे ना, वो सुन, यही तो होती है चर्चा, यही होती है। सुन लीजिए एक बार, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास में, दोनों बोलेंगे, कोई सुन नहीं पाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए रुकते एक मिनट सुमित जी, बाकी के पैनलिस्ट को भी मैं शामिल कर लेता हूं, फिर आपके कमेंट पर आता हूं। दिग्ज्योति जी को बड़ी देर से कुछ टेक्निकल परेशानी आ रही थी। दिग्ज्योति जी आपकी एनालिसिस क्या कहती है? यहां पर काफी चर्चा हुई अभी तक, और अगर आप सुन पाए हो तो इस चर्चा में हमने देखा कि एक बात तो साफ है कि यहां पर एक अपॉर्चुनिटी वाला मसला दिखाई, और सत्ता में कौन नहीं आना चाहता है। सच पूछिए तो अभी बहुत कुछ होना, बहुत उठापटक होनी है तमिलनाडु में। क्या आप इसे विजय का अग्निपथ मानते हैं, या कैसे देखते हैं अभी तमिलनाडु की सियासत को? सबसे बड़ी बात है डॉक्टर तिवारी जी। जी हाँ डॉक्टर तिवारी जी, हाँ शायद आप लोग को मेरे बात सुनने के लिए आ रहा है। हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है जो अभी तमिलनाडु जो मैंडेट लेके आए थे, इसको लेके हम लोग देखे तो पूरे उत्तर पूर्व भारत बसपा में भी एक नयापन आए थे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देखे थे जो रीजनलिज्म थे वो लगभग
खत्म की ओर की दिशा में चल रहा था। और इस मुद्दे पे हम लोग जब बात करते हैं तो हमेशा एक सवाल आता है, वो होता है कि क्या देश भर में जो अभी भाजपा का लहर चल रहा है उस लहर में पूरा देश चले जाएंगे। जैसे हम लोग देखे असम की चुनाव में इस बार बीजेपी जो पिछले बार को चुनाव में 2021 में 60 सीट मिले थे, इस बार 62 सीट, जहां पर 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी का बात आते हैं, यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी का बात चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जो ईस्टर्न पार्ट पे पूरा अभी उड़ीसा आ गया बीजेपी का हाथ में, वेस्ट बंगाल में भी आ गया, असम पहले से भी है, और नॉर्थ ईस्टर्न छोटी छोटी राज्य में भी। जो उस तरफ से हम देखते हैं तो साउथ में हमेशा एक जो रीजनलिज्म है, जो वहाँ का जो स्वतंत्र भाग का विचार करा है वो हमेशा ध्यान में रखता है। जैसे कि तमिलनाडु में हम लोग देखें तो लास्ट टाइम कांग्रेस का जो है उनसे कोई और साउंड भी आ रहा है पैरेलल, प्लीज इसको देखिए जरा क्या दिक्कत है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जी दिग्ज्योति जी, कुछ तकनीकी समस्या में आऊंगा आपके पास। सैयद जवाद साहब, आप मैं चाहूंगा थोड़ा इस एनालिसिस को आगे बढ़ाएं। तमिलनाडु बहुत चर्चा के केंद्र में है और इसमें बात सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, केंद्र की सियासत पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ा, इसकी आज जाएगी, क्योंकि इंडिया अलायंस जो बनाया गया है उसके समीकरण जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाते, हालांकि वो तो गड़बड़ाए शुरुआत से ही दिखाई दिए हैं, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद में लग रहा था कि अब पुरजोर तरीके से सब लोग इकट्ठा होंगे, मुद्दे एक जैसे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों का कथित बेजा इस्तेमाल, ईवीएम का मुद्दा उठाना, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करना, ये सारे मुद्दे एक जैसे हैं तो सब एक छाते के नीचे आकर खड़े हो जाएंगे। बहरहाल तमिलनाडु क्या असर डाल रहा है और तमिलनाडु में ये सियासी परिवर्तन कैसे देश की राजनीति में कोई संदेश देता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए प्रवीण जी, इस वक्त की जो राजनीति है, विपक्ष के मौके से कह दूं और विपक्ष को थोड़ी हौसला अफजाई भी कर दूं और भारतीय जनता पार्टी को भी मुबारकबाद दे दूं कि मुश्किलें अगर हों तो अपने हौसलों पर भार कर, मुश्किलें अगर हों तो अपने हौसलों पर भार कर और नौ कागज की बना आतिश का दरिया पार कर। ये विपक्ष के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुबारकबाद इस देश के अंदर चुनाव आयोग को होना चाहिए, मुबारकबाद होना चाहिए केंद्रीय जांच एजेंसियों की, जिसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां और जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मदद करी। और चौथा स्तंभ हमारा इस देश की मीडिया, उसको भी मुबारकबाद होना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहूंगा। उसने बड़ी मेहनत करी भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत मेहनत करी और माहौल बनाने में कई हद तक सहयोग भी करा। अब आ जाते हैं मौक़िफ़ के ऊपर जो मौजूद है। देखिए विपक्ष के साथ और विपक्ष के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष के अंदर रहते हुए जो ऊपरी लेयर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो विपक्ष के अंदर निचली सतह पे जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके काम कर रहे हैं और विपक्ष की जितनी भी इंडिया अलायंस के लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सामने हमारे उदाहरण जो है वो सबसे बेस्ट उदाहरण जो है वो आम आदमी पार्टी का है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ धोखा करके बहुत से नेता चले गए। और कांग्रेस के अंदर अगर आप देखेंगे बहुत से ऐसे नेता हैं जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं के इशारों पे चल रहे हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। और खास तौर पे पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के अंदर भी बहुत से लोगों ने अंतर्घात जो है वो ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाया। वो इस चीज को भाप ही नहीं पाए कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं है। और इसके बाद टीएमसी के अंदर आप देखिए किस तरीके से तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करी जाएगी। और जैसी दिल्ली के अंदर सबक सिखाया है आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस कमल के द्वारा, और उसी तरीके से बंगाल के अंदर होगा। तमिलनाडु के माध्यम से बात कहूं, देखिए तमिलनाडु की परिस्थिति, वहां की ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है। राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो उन्होंने केंद्र के अंदर बैठी हुई ताकतों को अंदर नहीं घुसने दिया और वहां पर घुसने का रास्ता जो है वो एक नई पार्टी के तौर पर निकल करके सामने आया है, टीवीजी। और वहां की जनता जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पर आती है, वो जानती है कि केंद्र के अंदर कितना सम्मान मिलता है और केंद्र के अंदर किस तरीके से लोगों की जो भूमिका होती है वो रही हुई है अभी तक, कि केंद्र का रवैया कैसा रहा हुआ है तमिलनाडु के लिए या केरल के लिए या और जगह पौंडीचेरी के लिए भी अगर मैं बात करूं तो कैसा है। तो अलाइनमेंट उनको बैठाना पड़ता है
और कहीं तक सहयोग की जहां तक बात आएगी, तो इस वक्त की परिस्थिति ये दिखा रही है किस तरीके से तमिलनाडु के लिए केंद्र के अंदर बैठी हुई मौजूदा सरकार ये नहीं चाह रही है कि उसको मौका मिले। अब एआईडीएमके के साथ जो है वो एआईडीएमके भी दूरी बना रहा है। अगर आप कह रहे हैं डीएमके दूरी बना ली है या डीएमके ने पत्र दे दिया है कि उसके साथ हुआ है, तो एआईडीएमके भी भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या वैसी ही बिहेव कर रहा है जैसे और रीजनल पार्टी कर रही है? नहीं कर रही ना, वहां की परिस्थिति दूसरी है। अगर कोई नई पार्टी आई है तो मुझे लगता है कि उसको एक मौका देना चाहिए। आपने एक डिटेल्ड एनालिसिस रखी, आपने सिर्फ तमिलनाडु नहीं, आपने केंद्र की सियासत, भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारी बातों को रखा। और सचमुच आपने जो शुरुआती सेंटेंस कहा था, विपक्ष को इससे काफी संबल मिलता दिखाई दे रहा है, आपने जो बातें कही हैं उससे। लेकिन विनीता जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है और आप लोगों पर आरोप है एक तरीके से कि आप लोग स्थिर सरकारें रहने नहीं देते हैं, अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हैं, सरकारें गिराने में या इस तरह के काम करने में आप लोग बहुत आगे रहते हैं और इसके कई एग्जाम्पल विपक्ष की तरफ से रखे जाते हैं। क्या आपको लगता है कि विजय सरकार चलाएं, इसमें आप लोगों का एक बाहर से कम कि एक नया व्यक्ति आया है उसको सरकार चलाने का अवसर मिलना चाहिए, या आपके कुछ और समीकरण हैं जिनको आप प्राथमिकता देंगे? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि ये विजय की जो विजय जो उभर के आए हैं एज अ लीडिंग पार्टी टीवीके, हम एक्सेप्ट करते हैं और हम ऑपोजिशन की तरह बैलेट बॉक्सेस और इलेक्शन कमीशन को ब्लेम नहीं करते हैं। हम अपने लॉसेस में डिग्निफाइड है, रिस्पॉन्सेस डिग्निफाइड है। हम यही बोल रहे हैं कि वी विल इंट्रोस्पेक्ट। हम तमिलनाडु में जाके फिर से बूथ लेवल में आउटरीच करेंगे, फिर से हम ऑर्गेनाइजेशन संगठन को मजबूत करेंगे। हम इस डिफीट का हार को ऐसे लेते हैं ऑपोजिशन की तरह हर चीज में अपने जैसे बैड वर्कमैन ब्लेम्स द टूल इंग्लिश में बोलते हैं, वही करते हैं ये कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया अलायंस की जो बात कर रहे थे कांग्रेस के जो प्रवक्ता, वो इंडिया अलायंस क्या है, वो जनता को पहले तो वो क्लियर हो जाए। इंडिया अलायंस कहाँ है? पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म कहाँ का, किसके साथ अलायंस है? डीएमके के साथ कभी नेशनल लेवल पे लोकसभा में वो गठबंधन करते हैं और फिर स्टेट में जाके वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो ये व्हाट इज दिस मैसेज? वो क्या मैसेज है? यूनिफाइड मैसेज नहीं दे रहे हैं जनता को। तो दैट इज वन थिंग। तो उसी में वो डिसेप्शन आ गई है ना ऑपोजिशन में। कांग्रेस में कहां पर यूनिटी है एज फार एज अलायंस इज कंसर्न। और जहां तक केरल की बात है, वो लोग दे हैव वन द वोट मेजॉरिटी, लेकिन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी तरह से वो डिफीट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक चीज है विनीता जी, मैं आता हूं आपके पास में, लेकिन सुमित जी मुझे एक बात बताइए। मैं आता हूं कुशाग्र जी, आप ही के जानिब से। तिवारी जी 10 सेकंड, तिवारी जी 10 सेकंड, तिवारी जी 10 सेकंड, तिवारी जी allow me to speak for at least 30 seconds, 10 seconds. I want to respond. हेलो, क्या वॉइस आ रही है मेरी? अरे 10 सेकंड निकल गए आपके जब्बार साहब, मैं 10 सेकंड बचा रहा था। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। आप जम्मू कश्मीर पे चलिए, आज महबूबा मुफ्ती ने इनके साथ अलायंस करा, कहां चले गए? उसके बाद मैं इस पे कल बहुत लंबा डिस्कशन कर चुका हूं, बहुत लंबा। बिहार की बात करेंगे, आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, वो है, उस मुद्दे को उठा लेंगे किसी दिन, मैं आपको बैठाता हूं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज तमिलनाडु की बात कर रहे हैं सुमित जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कहना चाह रहा हूं, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी नहीं है जिसने अलायंस करा हो और जिनका खात्मा खुद पॉलिटिकल भस्मासुर के तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ना कर दिया हो। एक उदाहरण बताइए मुझे जी। जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तक आ जाइए, जो भी इनके साथ गया है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही अलायंस को खत्म ठीक है, रुक जाइए ना एक मिनट, अभी ये पूरा विषयांतर हो जाएगा, यही हो रहा है। अभी देखिए, मैं खुद भी चाह रहा हूं कि जो तारतम्यता बनी है बनी रहे। सुमित जी, एक जो विनीता जी बात कह रही थी, मेरे जहन में एक बहुत ये बात बहुत समय से चल रही थी और ये बड़ा मौजूद समय है उसको उठाने का, कि आप देखिए अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी हारती है, टीएमसी से सीधा मुकाबला, फिर भी आप जितने बीजेपी के बड़े नेताओं को सुनेंगे कांग्रेस पर हमलावर आपको दिखाई देंगे, या कहीं पर भी कोई रैली होती है तो उसमें कांग्रेस जो है वो पहला टारगेट होती है, जबकि वो कमजोर दिखाई देती है बनिस्बत क्षत्रपों के या क्षेत्रीय दलों के। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक कंसर्न ये रहता है कि बाकी सब तो ठीक है, उनसे निपट लिया जाएगा, लेकिन ये कांग्रेस को मत पूरा मजबूत होने दो।
इसमें कोई संकोच की बात नहीं है तिवारी जी। भाजपा कई बार कह चुकी है कांग्रेस मुक्त भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, और कांग्रेस ने जो देश की दुर्दशा की, जो इमरजेंसी लगाई, जो इतने बड़े कांड किए, घोटाले किए। अब तो जानते हैं वैसे भी कांग्रेस तो आज के डेट में इंडियन नेशनल, इंडियन मुस्लिम कांग्रेस कहने लगे लोग। अब देखिए कितने एमएलए कहां से जीत के आ रहे हैं, आपके सामने समीकरण है। जो कांग्रेस ने देश की दुर्दशा की, वॉरेन एंडरसन को जाने दिया, आपने बिरयानी डिप्लोमेसी की, आपने देश की ऐसी तैसी कराई, देश को फ्रजाइल 5 पे लाके छोड़ दिया। कांग्रेस के मनमोहन सिंह साहब कहते हैं कि मुसलमानों का पहला हक है इस देश पे। वॉरेन आपने हर चीज, आपने इमरजेंसी लगाई, आपने हर चीज ऐसी की जो इस देश के खिलाफ नहीं, आपने देश का हित बर्बाद कर दिया। आप पाकिस्तानियों के साथ डिप्लोमेसी कर रहे थे, आप पाकिस्तानियों के बल्लों में बैठते थे। पूरी बात है, देखिए अगर आप बोलोगे मैं उससे ज्यादा बोलूंगा कुछ बोलने नहीं दूंगा। मतलब ये क्या कांग्रेस से डरते हैं? अगर गलत बोलोगे तो सुनोगे। कांग्रेस से डरते हैं क्या? क्या मनमोहन सिंह का बोला मुसलमानों का पहला हक है? क्या मनमोहन सिंह जी नहीं बोला? देश का हर मुसलमान, हर ईसाई, हर सिख, हर हिंदू का हक है। हम हिंदू, हम हमेशा देश को एकता के साथ देखते हैं, लोकतंत्र के साथ देखते हैं। तुम्हारी तरह विभाजन नहीं करते। आपके नेता ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सा एमओयू साइन किया? आपके नेता रुक जाइए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सा एमओयू साइन किया? कुशाग्र जी, सुमित जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। कौन सा एमओयू साइन किया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ? क्या कर रहे थे? अरे किसी की बात समझ नहीं आ रही, आप बस आपका प्रयास ये रहे कि कोई सुन ना पाए, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि कोई कुछ सुन ना पाए? एक लाइन समझ में किसी को नहीं आएगी। रुक जाइए एक मिनट, कुशाग्र जी मैं आ रहा हूँ। कुशाग्र जी आपकी बात सुन रहा हूँ। कुशाग्र जी एक मिनट, व्यक्तिगत नहीं, कुशाग्र जी रुकिए एक मिनट। सुमित जी एक मिनट रुकिए, कुशाग्र जी एक मिनट। सुमित जी, अरे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एमओयू की कॉपी लाओ, बताओ राहुल गांधी ने शी जिनपिंग के साथ क्या साइन किया? बोलो उसको कॉपी दे, बोलो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तुम्हारा क्या लेना देना? बोलो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लेना। अरे आज तक वो एमओयू नहीं किया। पाकिस्तान के साथ बिरयानी खाते हो, वॉरेन एंडरसन को क्यों छोड़ा? कटोची का खाता क्यों डिक्रीज कराया? अरे तमिलनाडु पे भी बात कर लें हम लोग, आप लोगों का हो गया हो तो बच्चों वाली लड़ाई चल रही है। बस सुनने की क्षमता रखो। बस एक मिनट कुशाग्र जी, आप में नहीं है, आप बीच में बोलते हैं, अब आपको होने नहीं देते। अरे कुशाग्र जी रुकिए ना, अब रुकिए यार, आप सब लोग, आप इतने जानकार लोग हैं, आपको इतने लोग सुनते हैं। रुक जाइए एक मिनट, रुकिएगा सुमित जी, एक सेकंड रुकिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं दूसरे चैनल पे आ रहा हूं। हाँ मुझे पता है, मुझे जानकारी है सुमित जी। चैनल खोला है, एमएच1 पे मिलूंगा। झूठ बोल के चले गए, जवाब तो दे दो। चलिए ठीक है, एमओयू में बताओ क्या लिखा है। चलिए सुमित जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंडरसन को क्यों छोड़ा? मामा कातरोची का खाता क्यों डिफ्रीज किया? मामा कातरोची का खाता डिफ्रीज करने हंसराज भारद्वाज को क्यों भेजा? बताओ नवाज शरीफ के नरेंद्र मोदी क्या करने गए थे बिना बुलाए? क्या लिखा बताओ क्या लिखा? चलिए सुमित जी धन्यवाद सुमित जी, आपका समय है, आपने कहा था सुमित जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। कुशाग्र जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बहुत व्यक्तिगत हो जाता है कई बार, ठीक है, थोड़ा सा एक संयम हो तो उससे क्या होता है, चर्चा बढ़ जाती है। मैं आपको अवसर देता, आप अपनी पूरी बात रखते, आप बोलना ही आपको। प्रवीण जी देखिए, भाषा की मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। अगर वो भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो मुझे भी कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप शांत हो जाइए, आप कूल होइए, एक आध गिलास पानी रखा हो पास में, वो पीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। दिग्ज्योति जी से मैं बहुत देर से बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो थोड़ा दक्षिण की राजनीति को समझते भी हैं, लेकिन कुछ तकनीकी चुनौती बार बार आ रही है। लेकिन दिग्ज्योति जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे। आप अपनी एनालिसिस को रख रहे थे, यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस इनके बीच में लड़ाई है, जबकि तमिलनाडु में दोनों का स्टेक बड़ा कमजोर है। हालांकि कांग्रेस का स्टेक इतना रहा कि विजय की सरकार बनाने में वो बहुत बड़ी सहयोगी और बड़े काम की साबित हुई है। तो यहां पर केंद्रीय राजनीति का कितना दखल है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सेंट्रल की पॉलिटिक्स का कितना दखल? नहीं, वही सबसे बड़ी बात है। हम लोग जो तमिलनाडु के बारे में देखते हैं, जो पहले गवर्नर थे RN रवि, उस समय भी
जो स्टालिन जी का गवर्नमेंट थे, डीएम के साथ जो गवर्नमेंट थे, सेकुलर प्रोग्रेसिव फ्रंट का गवर्नमेंट थे, उस समय भी हम लोग देखे थे काफी इस बार भी जब सब लोग को पता है जो सी विजय जी को मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मिला आउट ऑफ 234 सीट्स, इस पार्टी जहां पर मिले थे 108 सीट, और उसके बावजूद भी उनको राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जो न्योता नहीं दिया, ये थोड़ा सा काफी हम यहाँ पर भी हम लोग भी देख रहे हैं ये किस तरह से नीति है। जो यहाँ भाजपा का पार्टी होता था तो बीजेपी पार्टी होते थे तो ऐसा करते थे क्या, जो पहले आप फ्लोर में सबमिट करो उसके बाद, बट एज फार एज जो डेमोक्रेसी का जो रीति रिवाज है, जो अभी तक भारत का संविधान जब से एडॉप्ट किया है पिछले 75 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को एक मौका दिया जाता है। इस तरह से हम लोग ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुमित जी ने एक पॉइंट उठाया था, क्योंकि इसी पैनल पर उठाया, इसलिए समझना भी चाहूंगा आपसे एक विश्लेषक के तौर पर कि वो गए थे, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जाते तो वो कांग्रेस का समर्थन का 5 विधायकों के समर्थन को साथ में लेकर गए, जो कि पर्याप्त नहीं था। क्या ये एक परेशानी का सबब था? हाँ, ये थोड़ा सा उन्होंने जब विजय जी पॉलिटिक्स पे गए हैं तो पहली बार पॉलिटिक्स पे, तो पॉलिटिक्स का जो थोड़ा जो बेसिक्स हाँ, जो बेसिक्स भी है, तो थोड़ा जो हम लोग कहते ना अंदर ही गलियां होते हैं, वो उनको मालूम नहीं था। शायद उनके पास जो अन्ना मलाई भी थे वो उन लोग को टिप्स नहीं दे पाए, इसके वजह से वो थोड़ा सा गलती करके बैठा। जो अभी फिलहाल खबर है उनके हाथ में तो 117 एमएलए का सपोर्ट मिल गया है जी। सीपीआई बट दिग्ज्योति जी, अगर ऐसा था, मैंने ये पॉइंट इसलिए उठाया क्योंकि ये मेरे संज्ञान में तो था, लेकिन इसी पैनल पर आ रहा हूं, कुशाग्र जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब बार बार घेरा जा रहा है राज्यपाल की भूमिका। अब राज्यपाल तो अभी भी है, वो अगर आप पूर्ण समर्थन लेकर जाएंगे तो सरकार बनेगी, शपथ ग्रहण होगा, तो ये बार बार घेरना कि सरकार नहीं भाई, ये भी कुछ ज्यादती नहीं लगती है कि इसको बस सेंटर की पॉलिटिक्स में एक मैसेजिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं पिछले कुछ समय से तमिलनाडु का वही मैंने शुरुआत में किया, वो पहला जो राज्यपाल थे RN रवि जी, जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी का टॉप ऑफिसर थे, जो असम और नॉर्थ ईस्ट में भी काफी लंबे समय तक काम की थी। अभी वो वेस्ट बंगाल का भी राज्यपाल है। तो अभी जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी भी आए हैं, उन्होंने भी वही उनका भी जो कदम उठाया वो सही उठाया, क्योंकि एक सरकार हमेशा, जैसे कि सरकार फॉर्मेशन हो, वो स्टेबिलिटी सबसे प्रायोरिटी होता है, क्योंकि सरकार तोड़ना फोड़ना ये थोड़ा सा खरीद बरीद ये सब थोड़ा सा हमेशा एक अशुभ परंपरा है। मगर वो मैं एक सिर्फ बार बार जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष दलों ने उठा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब 13 दिन का सरकार में आए थे, उस समय भी उनके हाथ में पर्याप्त नंबर संख्या नहीं थे, फिर भी उनको वो मौका दिया था। तो उस हिसाब से हम लोग भी देखते थे प्रायोरिटी देना चाहिए विजय को। और जो नहीं, वो तो शायद मिलती भी मुझे लगता है मिलती भी, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी वहां से भी हो गई। पर कुशाग्र जी, और सबसे बड़ी डॉक्टर प्रवीण जी सबसे अद्भुत कहानी है, जो तमिलनाडु का हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल मान के चलिए, कभी उनका गणित चलता नहीं है, डीएमके और एडीएमके अभी दोनों मिलने के लिए तैयार है। ये सबसे नहीं, उनके तो अस्तित्व का सवाल आ गया ना लक्कर साहब, क्योंकि उनका अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। दोनों में से एक का अस्तित्व टीवी के जितना बड़ा होगा वैसे वैसे दूसरी पार्टी खत्म होगी। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के अलावा, कांग्रेस के अलावा कुछ सोचा जा सकता था क्या? खत्म हो गए ना दोनों, वहां पे बिल्कुल नई ताकतें आ गई, और अब तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत बढ़ गई। कुशाग्र जी, हर चीज को डाइवर्ट कर देना वहां की, यहाँ से साजिशें हो रही हैं, ये बनाने नहीं दे रहे हैं, जल्दबाजी भी तो हुई है, पत्र देने में भी जल्दबाजी की, वो टेक्निकल मिस्टेक है, चलिए ठीक है, वो मान लिया, नए हैं राजनीति में। लेकिन दूसरा ये है कि तोड़ना ही होगा, तो क्या तोड़ने से रोक लेंगे आप? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली बात मैं आ रहा हूं, जवाब साहब आ रहा हूं, बस इसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से टीवी के 108 सीटों से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, उन्होंने एक एक्सटेंडेड सपोर्ट कांग्रेस का भी उसमें ऐड किया, दैट हमारे पास इतने नंबर्स है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते हमने पिछले भी
कई इंसिडेंट्स में ऐसा देखा, चाहे कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, वहां पे गवर्नर ने विदाउट मेजोरिटी मार्क भी सरकार बनाने का सपोर्ट लेटर दिया है। तो हमारी बस यही मांग थी टीवीके के समर्थन में कि जिस तरीके से पिछले प्रावधानों में भी सरकार बनाने का न्योता नंबर्स के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दिया गया है, वो आप दे दीजिए। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, सदन में उपस्थित सदस्यों के तहत ही मेजोरिटी मार्क निश्चित किया जाता है, कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाता है। हर एमपी एमएलए के पास सदन में यस, नो और एब्सटेन करने का राइट होता है। अगर ये हमें सरकार बनाने का समर्थन पहले दे देते, सपोर्ट लेटर दे देते, हम फ्लो टेस्ट पे जाते। फ्लो टेस्ट पे अब वहां पे कुछ एमएलए यस करते, नो करते, ये एब्सटेन भी कर सकते थे। तो 200, अगर 200 का संख्या सदन का है और वहां पे 180 एमएलए यस और नो में वोट करते हैं, तो मेजोरिटी मार्क जो होगा वो 180 के तहत 91 माना जाएगा, वो 200 के हिसाब से 100 नहीं माना जाएगा। तो फ्लोर टेस्ट के हिसाब से कॉन्फिडेंस मोशन तो लाने देते। अगर हम फेल होते या टीवी के फेल होती तो हम सरकार नहीं बनाते। मगर हमें उस चीज से भी लगातार वंचित क्यों रखा गया? हमारा गवर्नर जी से भी यही प्रश्न था कि भाई किस तरीके से, क्या बैकडोर पे एआईएडीएमके के थ्रू, भाजपा अपने अलाइज के थ्रू क्या कोई साजिश रच रही थी? क्या फिर से कोई ऑपरेशन लोटस को इल्जाम मुझे अभी भी कुशाग्र जी, देखिए पॉलिटिकल, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप ये बात रखते, पर टेक्निकली मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि राज्यपाल को क्यों कटघरे में हम खड़ा कर रहे हैं। उनके लिए तो सारी पार्टियां और सारे समीकरण एक जैसे होंगे। मगर ऐसा नहीं देखा गया ना प्रवीण जी, जब जहां जहां भी देखा गया, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर भी हो, लगातार विपक्ष ने उनके भी कई फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई। वो पुरानी बात है, मैं तो तमिलनाडु की अभी की बात कर रहा हूं। अभी देखिए बन रही है ना सरकार, प्रवीण जी मैं बता ले जा रहे हैं वो पूर्ण बहुमत का आप आंकड़ा दे रहे हो, वो बन रही है सरकार, हो रहा है काम। जी मैं यही बता रहा हूं आपको, क्या पूर्ण बहुमत का आंकड़ा कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा जी ने दिया था? नहीं दिया था। महाराष्ट्र में लगातार सुबह 5:30 बजे से सारे प्रावधान शुरू कर दिए गए थे, माइनॉरिटी में थे। मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन बात यही हो रही थी अभी जो हमने दिग्ज्योति जी से बात करी, वो यही थी बात कि थोड़ा जल्दबाजी कर दी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को तो अवसर मिलता ही मिलता, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और अगर ये सोच रहे हैं कि एआईएडीएमके और डीएमके मिलकर ये समीकरण बना लेते तो उनका भी पूरा ऑप्शन था, ये बात सही है। प्रवीण जी देखिए, सबसे पहली बात, अगर डीएमके और एआईएडीएमके, जैसा कि सुनने में आ रहा है, सीपीएम के काफी नेताओं ने भी बोला है, सरकार बनाने की एक कोशिश में लगे हुए थे, मगर क्या किसी ने भी दावा पेश किया? वो आते, दावा पेश करते, जिसके नंबर ज्यादा होते वो सरकार बना लेता। ये हम सब जानते हैं, यहाँ पर इतनी राजनीति तो हम मतलब आप लोग तो राजनेता हैं, मैं तो बस राजनीति जितनी समझा आप ही लोगों के साथ बैठ के सीखा समझा हूं, लेकिन इतना हम सब जानते हैं कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। एक सीट वाली बीजेपी अपनी संभावनाओं के लिए लड़ रही है, जैसा आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं, तो फिर ये राजनीति की इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। खैर देखिए, मैं तो खुद ये बात बोल रहा हूँ कि क्या ये हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपने पूछा, सैयद भाई कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बस क्योंकि सीधा सवाल बीजेपी से है तो एक बार विनीता जी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। विनीता जी, आप लोग भरसक प्रयास करते हैं, एड़ी चोटी, और ये खूबसूरती भी है बीजेपी की, ताकत भी कही जाती है कि चुनावी, लेकिन यहां पर जहां स्टेक नहीं है वहां भी परेशान तो करेंगे, ऐसा विपक्ष का कहना है, मतलब आसानी से नहीं करने देंगे काम। बिल्कुल नहीं है ये जो कांग्रेस की जो रवैया रही है, जो ऑपरेशन लोटस, ये क्या ऑपरेशन लोटस का मतलब क्या है? ऑपरेशन लोटस इज गवर्नेंस, ऑपरेशन लोटस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऑपरेशन लोटस इज गिविंग आपने बोला वो सुन रही हूं, प्रोग्राम्स टू ऑल द स्टेट्स, जहां भी बीजेपी हो, भाजपा हो या भाजपा नहीं हो, एनडीए हो या एनडीए नहीं हो, हम अपने सरकार के जो प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, सब सारी जनता को देने की जो है, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो फिलॉसफी है, उसी को हम ऑपरेशन लोटस कहते हैं। और आप नहीं, ये कहते हैं कि कर्नाटक में आपने कैसे पलट दिया था, वहां से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में आपने कैसे पलट दिया, ये उसको कहते हैं, इनका तात्पर्य वो है। सब चीज में और कॉन्स्पिरेसी देखना, सब चीज में नेगेटिव देखना, ये ऑपोजिशन की आदत बन गई है। अभी जो विजय ने किया, विजय जैसे सुमित पीर ने बहुत ठीक से डिस्क्राइब किया, विजय आए थे कांग्रेस के समर्थन लेके, बस कांग्रेस के जो नेता, उनके जो वोट, उनके जो एमपीज थे, उनके जो एमएलए थे, उनके जो समर्थन लेके आए थे, तो गवर्नर ने और नेचुरली बोले कि आप सबकी का लेके आओ, तो अच्छा हुआ ना, तो सरकार तो बन गई है ना। कहाँ गवर्नर अपोज कर रहे थे उनको,
ये बात मैं बोल चुका हूँ, ये बात मैं कई बार ये इसी चर्चा में रिपीट कर चुका हूँ। की विक्ट्री में भी ठीक है, इलेक्शन कमीशन के हाथ का ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, आप लोग राजनेता हैं, अलग अलग पार्टियों से, आपके अपने अलग अलग सोच है, आप उसको रखते हैं, लेकिन ये बात साफ है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर ये जो समीकरण बनते हैं ना, ये जिस पर हम लोग इतनी आज तमिलनाडु पर बैठकर बात कर ही रहे हैं ना, नॉर्थ इंडिया में कहाँ कौन इतनी बात करता है। लेकिन देखिए सैयद साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे थे, सबको बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। जी बोलिए जवाब साहब। जी तिवारी जी, एक बड़ा मशहूर शेर है वसीम बरेलवी साहब का कि हमारा आज़्म सफर कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं है किसी राह गुजर का हो जाए, और उसी को जीने का हक है जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। देखिए मौजूदा ये कांग्रेस के लिए कह रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं कांग्रेस के लिए नहीं, मैं सियासत की बात तमिलनाडु में किस पे फिट बैठता है ये बताइए। चलिए शेर तो बहुत अच्छा है, हमें प्यारा भी लगता है, लेकिन किस पे फिट बैठता है तमिलनाडु में? ये इस वक्त तमिलनाडु की सियासत के ऊपर हर एक नेता के ऊपर बैठता है जो है वो सत्ता के करीब पहुंचना चाहता है। विचारधारा क्या चीज है, कैसी है, कोई मायने नहीं रखती है, वो इस वक्त सत्ता की तरफ अग्रसित है। दूसरी सबसे बड़ी बात कहूं तो मतलब मैं आपकी पहले तो इस बात को ऐसे समझूं कि तमिलनाडु में समीकरण अभी किसी भी पल पलट सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल पलट सकते हैं। और देखिए मुझे वो कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए लंबा वक्त हो गया, विपक्ष को अभी भी नहीं समझ पाए, अभी भी आप नैतिकता की बात करेंगे और नैतिकता में यूं दिग्ज्योति जी आप लगातार ऑन एयर हैं, आपको लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10-15 मिनट की डिबेट बची है। जी सैयद भाई। जी अभी बता रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की दीर में वो होता था, नैतिकता होती थी, चीजें होती थी। अरे आप किस जो है विचारधारा से लड़ रहे हैं? आपको लड़ते लड़ते ये तो अंदाजा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका चूकती नहीं है, चाहे वो संवैधानिक तौर पे हो चाहे गैर संवैधानिक तौर पे, वो रास्ता निकाल लेती है। आप अभी भी रोना रोएंगे कि वो नैतिकता के तौर पे ये करना चाहिए। अरे वो मानते कहां है नैतिकता को? उनका तो काम ही एन कैन प्रकरण से अपनी सरकार बनाना। तो तमिलनाडु में क्यों नहीं बना ली? तमिलनाडु में क्यों नहीं बना ली? देखिए मैं आरएसएस की विचारधारा को पढ़ता हूं साहब, बैठ करके मैंने गोलवालकर को पढ़ा है, सावरकर को पढ़ा है, एडगेवार को पढ़ा है। उनका जो मौके वो हिंदी पट्टी के अंदर और खास तौर पे जो एक चाहती है वो जो गंगा की वो जो धारा की तरफ ले जाते हैं, उसमें उनका ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अरे क्या बात, कर्नाटक क्यों नहीं जीत लिया? कर्नाटक में क्या बुराई थी? कर्नाटक तो उनका गढ़ बन चुका था। सुनिए कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से उनको कर्नाटक से या कोई दिक्कत, उनको तो वहां पर अपनी जो एक पुरानी लीडरशिप थी येदियुरप्पा जी की, उसको साइडलाइन करना था। ये समझ लिया। आप बताइए हिमाचल में क्यों नहीं जीतना था इन्हें? हिमाचल से क्या दिक्कत थी? हिमाचल में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, कांग्रेस एकजुट थी, सारे नेता एकजुट थे। नहीं आप अभी तो यह तो हर जगह होता है। वहां तृणमूल कांग्रेस कितनी एकजुट थी, कांग्रेस एकजुट थी, क्या हर चुनाव में पार्टी एकजुट नहीं होती? हर जगह एकजुट होती है। आपका कहना यह है कि इन जगहों पर आपने कहा बीजेपी ने असंवैधानिक, अनैतिक ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल किए। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर अनैतिक, असंवैधानिक क्यों नहीं हो रही है? कोई वजह उसकी समझ में आती है? नहीं देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, मैं एक बात कह दूं, वहां पर कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता थी और भारतीय जनता पार्टी में बिखराव था। और जो शीर्ष नेतृत्व, अब आप जो बात बोल रहे हैं जवाब साहब, इसी पैनल पर जो बात आप इससे पहले, उससे बहुत विरोधाभासी बातें हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। सुनिए मैं आप एक स्टेट के संदर्भ में बात कर रहे हैं, मैं उस स्टेट के संदर्भ में बता रहा हूं। नहीं, चाहे कर्नाटक के आपने बीजेपी पर जब आरोप लगाया तो किसी एक जगह पे नहीं लगाया, आपने लगाया ऐसी ही राजनीति करते और ऐसी ही करते चले आ रहे हैं, तब मैंने ये बात बिल्कुल पूरी कोशिश करी जाती है सरकारों को तोड़ने के लिए, और हमारे पास एक लौता एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, एक दो क्षेत्रों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को डिफीट हासिल हुई है, वो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। वो जब चाहेंगे विधायक तोड़ लेंगे, जब चाहेंगे सरकार गिरा देंगे। कुछ तो भाई पब्लिक को दिखाना भी तो जरूरी है, एक फेस ऑफ दिखाना जरूरी है। क्या ये नया है? दो राज्यों के अंदर क्या ये नया है?
क्या ये राजनीति भारत में नहीं है? क्या इंदिरा जी के साथ में नहीं हुआ था? कांग्रेस कैसे एक आर.के. लक्ष्मण साहब ने कार्टून बनाया था, उसमें ये दिखाया था कि दूरबीन से वो कांग्रेस को ढूंढ रहे, इतनी इतनी छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, आई हो गई थी, ABCD सब लिख दिया था उन्होंने। ये कोई नई राजनीति है भारत में दल बदल की? कहां से निकले शरद पवार, कहां से निकली ममता बनर्जी, कहां से निकले लालू प्रसाद यादव, कहां से निकले नीतीश कुमार? प्रवीण जी, मैं आपको एक अपना एनालिसिस बताता हूं, आप मेरी बात से नाइत्तेफाकी भी जाहिर कर सकते हैं, सबको अधिकार है। इस देश के अंदर जहां तक है 4 आइडियोलॉजिकल वोट बैंक है, स्टिल कांग्रेस की आइडियोलॉजी का वोट बैंक अभी भी बहुत बड़ा है। दूसरी विचारधारा लेफ्ट की है जिसका वोट बैंक आज भी है। तीसरी विचारधारा है जो संघ की है, RSS की विचारधारा है भारतीय, और चौथी जो विचारधारा वो समाजवाद पार्टी की, कुंबे की। बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को आप उठा के लेकर आएंगे उनका आइडियोलॉजिकल वोट बैंक नहीं, वो वोट बैंक कांग्रेस का है। चाहे वो TMC का हो गया, चाहे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का हो गया, चाहे पंजाब के अंदर देख लीजिए आप, चाहे TMC को उठा लीजिए, NCP को उठा लीजिए, वो आइडियोलॉजिकल वोट बैंक कांग्रेस का है। कांग्रेस को इस वक्त ये जरूरत थी कि अपना आइडियोलॉजिकल वोट बैंक कैसे वापस लेना चाहिए। मुझे आपकी ये एनालिसिस ठीक लगी। जब आप बीजेपी पे आरोप की बात कर रहे थे ना, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बहुत रैंडम आपने क्विक कमेंट कर दिया। चलिए, लेकिन दिग्ज्योति जी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे जब आप कह रहे थे। मैं चाहता हूं कि क्विक सबको, कुशाग्र जी भी बड़ी देर से, लेकिन दिग्ज्योति जी को मैं जरा कम सुन पाया हूं, थोड़ा सा सुनना चाहूंगा। दिग्ज्योति जी, अभी जो बात हुई उसमें एक बात तो साफ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, और ये जद्दोजहद नई नहीं है, जहां भी सत्ता में या ताकत में आने का अवसर मिलता है उसके प्रयास करती है, नए समीकरण बनाए जाते हैं। कांग्रेस के विषय में ही बात देख लीजिए आप कि वो अपने पुराने सहयोगी को छोड़कर एक नई पार्टी के साथ जाने को तैयार है, और ये उनका अच्छा डिसीजन माना जाएगा। एक तो विजय के लिहाज से भी अच्छा माना जाएगा, दूसरा खुद कांग्रेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा है कि उनको नए सहयोगी मिले। कठिन समय पर किसी का साथ दोगे तो वो भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा और बड़ी ताकत बनकर आएगा। तो ये कुछ नया नहीं है भारतीय राजनीति में। मेरी बात है जो शहद आवाज जी ने बता रहे थे, जो बीजेपी ने तोड़ फोड़ करके भी किसी तरह से सरकार। सर, आज आपके नेटवर्क की वजह से आपको सुन नहीं पा रहा हूं, इसका मुझे बड़ा खेद है। लेकिन चलिए, कुशाग्र जी आप मुझे बताएं कि ये जो राजनीति की बात हो रही थी, हालांकि मैं एज जर्नलिस्ट या आपको आंकड़ों के आधार पर बताऊंगा तो बहुत सारी ऐसी कहानियां आएंगी जहां पर कांग्रेस पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे ही आरोप लगाए जाते हैं जो आप लोग लगाते हैं। बट अगर भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रयासरत है, भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत, और वो खुल के बोलते हैं हमें पूरे देश में हर राज्य में अपनी सरकार चाहिए, उसके प्रयास कर रहे हैं, क्या कांग्रेस का यह सपना नहीं है? देखिए प्रवीण जी, यहाँ पे 2 फर्क आते हैं। कांग्रेस का सपना है कि देश में कांग्रेस आइडियोलॉजी की सरकारें हों, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि 55 से 60 साल से ज्यादा कांग्रेस ने प्रोग्रेसिव एक माहौल देश को दिया है, चाहे बंगाल हो चाहे कहीं भी हो। आज भी कांग्रेस के करे हुए प्रोग्रेस के काम पूरे देश में तुति बोलती है उन कामों की। बात है भाजपा की, भाजपा भी चाहती है, ठीक है, राजनीतिक दल है, इन्हें भी हक है, तो भाजपा भी चाहती है भाई पूरे देश में हमारी भी सरकारें हो। फर्क आता है कि कांग्रेस चाहती है लोकतांत्रिक तरीके से हो, जनता के चुनाव से हमारी सरकारें हो। भाजपा चाहती है चाहे कैसे भी हो, बाय हुक हो बाय क्रुक हो, हमारी सरकारें होनी चाहिए। ऑपरेशन लोटस का नाम लिया, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देखा, कर्नाटक का एग्जाम्पल देखा, गोवा का एग्जाम्पल देखा। किसी भी तरीके से सत्ता की भूख में लिप्त भाजपा अपनी विभाजनकारी डिवाइसिव फोर्सेस की राजनीति को हावी करके सारे नैतिकता को तार पे रख के सिर्फ सत्ता हथियाना चाहती है, चाहे वो SIR। मैं आपको कुशाग्र जी एक समय याद दिलाता हूं, और मैं तो उसका विटनेस रहा। सुनिए तो सही कुशाग्र जी, जब आप ये बोलते हैं तो मुझे ऐसा भी समय याद आता है, और वो क्योंकि मेरा दौर था, मेरी समझ इतनी विकसित हो गई थी कि मैं थोड़ा राजनीति को समझ लूं। उसमें मैं इंद्र कुमार गुजराल को भी देख रहा था, HD देवेगौड़ा को भी देख रहा था, एक चंद्रशेखर जी को भी देख रहा था, एक के बाद एक देख रहा था, और कौन सी राजनीति चल रही थी और वो मेरे युवा मन में बड़ा चलता था, और वो कोई बहुत नैतिक राजनीति नहीं दिखाई। उसकी बड़ी आलोचना होती है केस स्टडी के तौर पर। मेरा ये कहना था, ये सही है गलत है तो हम चर्चा कर लेंगे कभी। किस पॉलिटिकल पार्टी, क्या आपने नहीं किया, कांग्रेस ने ये सब नहीं किया है क्या? किसी को सपोर्ट देना, किसी का सपोर्ट खींचना, अपनी सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को अपने साथ ले लेना या लोगों को साथ लेने की, क्या कांग्रेस ने नहीं किया? देखिए प्रवीण जी, सरकारें बनाना, गठबंधन करना, हम आज भी उस चीज के खिलाफ नहीं है। हमने भी TVK को समर्थन दिया, मगर TVK को समर्थन का हमने समर्थन दिया है, हमने भाजपा की तरह सरकारें छीन नहीं रहे। आज के दौर में मध्य प्रदेश में हो, गोवा में हो, जहां इनके नंबर नहीं होते वहां भी ये ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट पॉलिटिकल कमेंट है। आप बताइए विनीता जी, बताइए इस पर जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं तो विनीता जी, आप सरकारें छीनते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? और ये सिद्ध है प्रवीण जी,
ठीक है, जैसे मैंने कहा था पहले, डिफीट में ये डिग्निफाइड नहीं है, लॉसेस में डिग्निफाइड रिस्पॉन्सेस नहीं देते हैं, कांग्रेस अपने टूल्स को ब्लेम करते हैं। 22 स्टेट्स में अभी भाजपा की सरकार है, 22 स्टेट्स, 22 आउट ऑफ 28 वी आर रूलिंग इन इंडिया। तो यही रियलिटी है, यही रियलिटी है, एक्सेप्ट कर लीजिए। और जहां तक जहां तक गवर्नेंस की बात है, अभी फ्रेजाइल 5 से फास्टेस्ट 5 ग्रोइंग इकोनॉमीज में हम उभर के आए हैं। और जो भी हम नेशनल लेवल पे करते हैं, आप बोल रहे हैं एसआईआर से हम इलेक्शंस जीते, हम डीमोनेटाइजेशन भी यही सरकार ने किया था। डीमोनेटाइजेशन अनपॉपुलर थी, लेकिन हमने देश के हित के लिए जीएसटी हमने इम्प्लीमेंट करके ले आए, जीएसटी हम इम्प्लीमेंट किए थे। आप बात करते रहते हो, कांग्रेस की सरकार से बात करती है, इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल जीरो है। जीएसटी बड़ी है, बस आप नाम लेते थे, हम करके दिखाए जीएसटी का। आधार, जन आधार चुनिंदा कौन लेके आया? जन आधार मोबाइल चुनिंदा कौन लेके आया? एनडीए सरकार लेके आई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हमारी गवर्नेंस जो है पूरे विश्व में हमारी रेपुटेशन है। अभी इंडिया जो नॉर्थ स्टार है, ग्लोबल में नॉर्थ स्टार है। जब ग्लोब अभी क्राइसिस में जा रही है, अभी हमारी सरकार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार सारे ग्लोब को रेशियो 200 लाख करोड़ पहुंच चुका है। ये शॉपिंग मैच में मैं नहीं करना चाहती हूं, बस मैंने अपने पॉइंट्स मैंने दे दिया है। नेशनल टेलीविजन पे अपने पॉइंट्स मुझे रखने चाहिए। Those points were not accepted by the country, by my beautiful country, because you have destroyed the economy of my nation. को भी आपने टकरा दिया। विमेंस रिजर्वेशन बिल को आपने स्टॉप कर दिया था। रिजर्वेशन में 2013 से आज तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन 43% बढ़ चुका देश में। क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड 2013 के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा है। आप ये देखिए, विमेन रिजर्वेशन बिल आप बात कीजिए, कितने लोगों को आप लोगों ने तमिलनाडु में किया? आप लोगों ने कितने लोगों को, कितनी विमेन को टिकट दिए, कितनी विमेन पॉलिसीज पे आप लोगों ने काम किया? छोड़िए, आप अभी पारित कीजिए, आप अभी पारित कीजिए। विनीता जी, 540 शाउटिंग मैच है क्या? ये शाउटिंग मैच है? नो, यू आर पुटिंग रॉन्ग फैक्ट्स, you are putting wrong facts, ma'am. You are putting wrong facts. I'm not putting wrong facts. Please don't blame my facts. The women reservation bill has already been passed in 23. Passed 2023. But why you are not हुआ? लेकिन अभी हम बता रहे हैं, तभी आपने बताया, तभी आपने डीलिमिटेशन पे उंगली उठाए आपने। डीलिमिटेशन इज अ प्रोसेस जो हमको करना चाहिए। डीलिमिटेशन आपके हिसाब से 1970 you should implement it. अभी भी जी रहे हो government why they are not implementing को लेकर अभी भी आप देश को चलाना चाहते हो। सिंपल क्वेश्चन, आप महिला कानून को आप जो भी हम करेंगे हम करेंगे, अगर पॉपुलर हो या अनपॉपुलर हो। एनसीआरबी का डेटा है 2013 से अब तक क्राइम अगेंस्ट 43%। चलिए डॉक्टर, मैंने अभी 2-3 मिनट, आखिरी के 2-3 मिनट आप लोगों को टोका नहीं। मैं चाहता था आप लोगों को जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन ये चर्चा बड़ी सार्थक रही। दक्षिण की सियासत पर हमने काफ़ी बातें की है। दिग्ज्योति जी को और सुनना चाहता था, किसी और कार्यक्रम में हम और संभावना बढ़ाएंगे इसकी कि उनको सुन पाए। जवाद साहब ने अपनी एनालिसिस रखी और ईमानदारी से कहा कि मेरी एनालिसिस है, किसी को मानना है तो माने, नहीं तो ना माने। खैर, एक बात तो बहुत साफ है कि हमारे देश में जो राजनीति है वो अलग अलग मोर्चों पर कुछ इसी तरह से खेली गई है। कुल मिलाकर अभी जो तमिलनाडु में चल रहा है उसमें खेल बड़ा होगा। ये विजय का अग्निपथ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खुशी का मौका है टीवीके के लिए कि वो सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। बात इंडिया की में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ। खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी। नमस्कार।